नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। लास्ट क्लास में हमने सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार, जो शक्तियां, उनके बारे में चर्चा कर ली थी। लास्ट अन्य शक्तियां लिखाई थी हमने ना। अब आप एक पॉइंट डाल लें, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। किससे रिलेटेड? सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखो विद्यार्थियों, बातें मत करो रे, माता खराब ऐसे ही। देखो, आपने ये दो शब्दावली सुनी होगी विद्यार्थी, अक्षमता और सिद्ध कदाचार। सुनिए ना। मतलब आपने देखा होगा कि इनको हटाने का कारण क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को इन दो आधार पर हटाया जाता है। दो आधार कौन कौन से? अक्षमता और सिद्ध कदाचार। और आपने आर्टिकल 124 क्लॉज 3 या 4, 3 में तो योग्यताएं हैं, 4 में किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 124 या फिर 124 क्लॉज 4 में इस बात को पढ़ा होगा, लिखा भी होगा आपने। लेकिन हमारे संविधान में अक्षमता और सिद्ध कदाचार शब्दावली तो लिखी हुई है। मतलब ये शब्द तो लिखे हुए हैं, लेकिन इन शब्दों की व्याख्या नहीं कर रखी या परिभाषित। कोई शब्द लिख दिया और शब्द के बारे में व्याख्या नहीं की गई, तो विद्यार्थियों फिर ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान में अक्षमता और सिद्ध कदाचार जैसी शब्द तो मिलते हैं, पर इनको परिभाषित नहीं किया गया है। देखो, हमारे संविधान में अक्षमता और सिद्ध कदाचार जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। अक्षमता और सिद्ध कदाचार जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। अक्षमता और सिद्ध कदाचार जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है, लेकिन संविधान में इन शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया। शब्द तो मिलता है लेकिन परिभाषित नहीं कर रखा ना। देख लिया? तो ये एक तो ये बात लिखनी है आपको। अब देखो, अक्षमता और सिद्ध कदाचार के बारे में ये जो शब्द मिलते हैं हमारे संविधान में कहाँ मिलते हैं? 124 क्लॉज 4 में मिलते हैं। लिख लेना, आर्टिकल भी लिख लेना। और इनका उल्लेख कहाँ मिलता है बताओ? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का जो कारण है उसमें उल्लेख मिलता है। इनको दो कारणों से हटाया जाता है। कितने कारणों से? दो कारणों से। और दो कारण यही है विद्यार्थियों। कौन कौन से? अक्षमता और सिद्ध कदाचार। और जो हटाने की प्रक्रिया है वो 124 क्लोज 5 में मिलती है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है, जिसके लिए रिमूवल शब्द आता है। समझ गए इस बात को? तो मैंने ये जो पॉइंट लिखा है इसका तात्पर्य यही है कि कभी आपके एग्जाम में आ जाए, क्या अक्षमता और सिद्ध कदाचार को संविधान में परिभाषित कर रखा है? यस या नो? नो। लेकिन शब्द मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? 124 क्लोज 4 में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इससे इन दो आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है। देखिएगा, अगला पॉइंट इसी में। ये तो हो गया। मतलब अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी लिख रहे हैं ना हम, उसमें लिखेंगे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका कौमा कार्यपालिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भूमिका की अनुशंसा की थी। तो देखो विद्यार्थियों, मतलब हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, इनकी नियुक्ति में एक तो सीजीआई का रोल होगा और एक विधायिका का मतलब संसद का मतलब एक प्रकार से लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य अर्थात मंत्री, इनका रोल, मंत्रियों का रोल होना चाहिए। और कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति का रोल होना चाहिए। तो राष्ट्रपति तो इनको नियुक्त करता ही है, नो डाउट। और सीजीआई रहता ही, आपको पता कॉलेजियम प्रणाली का हेड कौन रहता है? सीजीआई रहता है। और लेकिन विधायिका का पहले बीच में जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है उसमें प्रावधान किया गया था, लेकिन 99 संविधान संशोधन भी हुआ और उसको चेंज भी कर दिया। इसका मतलब यह है कि पहले कहीं न कहीं ऐसे कुछ आयोग बने होंगे, उन्होंने अपनी सिफारिशों में कहा होगा कि भाई इन जुडिशरी में जब इनकी नियुक्ति की जाती है तो कहीं न कहीं इन मंत्रियों को भी शामिल करना चाहिए या विधायिका को भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो ऐसा इस द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था और इसकी बात का आगे अनुसरण भी हुआ, लेकिन मामला फेल हो गया था। तो इसने अपनी सिफारिश में क्या कहा था? बोलो कि भाई जब इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उसमें कार्यपालिका, विधायिका और सीजीआई को शामिल करना चाहिए। समझ गए इस बात को? लिखो, इसको रेखांकित कर लिया होगा आपने, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग को रेखांकित करो इसको। इसका गठन 31 अगस्त 2005 को हुआ था। कब हुआ था? 31 अगस्त 2000। वो तो अलग है, वो तो द्वितीय, वो तो केस उसमें चले थे, वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट में चले थे। ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है। ये मतलब अपना जो सामान्य जो प्रशासन होता है ना, उसका सिस्टम है। 31/8/2005 द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था? और इसके अध्यक्ष थे विद्यार्थियों वीरप्पा मोइली। कौन थे? वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे। तो आपसे पूछा जाए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जिसका गठन 31 अगस्त 2005 को हुआ, उसका अध्यक्ष कौन था? वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जिस कमीशन का गठन हुआ, उस कमीशन ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में एक टिप्पणी की थी। टिप्पणी क्या थी? कार्यपालिका, विधायिका और सीजीआई को इसमें इनकी नियुक्ति के समय शामिल करना चाहिए। समझ गए इस बात को आप? देखिएगा, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण एक्ट 2007, एक्ट को अधिनियम कहते हैं ना, अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार सैन्य कोर्ट का नाम सुना होगा आपने, सैन्य न्यायालय, और सैन्य न्यायालय को मार्शल कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्शल कोर्ट। माना कि इसने कोई फैसला सुनाया, निर्णय दिया इसने, तो इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो ये इस बात में मतलब इस कानून में प्रावधान कर रखा है
तो आपने लिखा होगा सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण एक्ट 2007 में प्रावधान किया गया कि सैन्य न्यायालय, सैन्य न्यायालय ब्रैकेट में मार्शल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध, मार्शल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। लिख लिया विद्यार्थियों? सीबीआई का नाम सुना आपने? क्या होता है इसका फुल फॉर्म? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, सीबीआई का नाम होता है। और सीबीआई एक केंद्र सरकार के अधीन स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली संस्था है। जब भी हम कोई मामला राज्य में घटित हो जाता है, बड़ा मामला हो जाता है, तो कई बार हम कहते हैं कि इसकी सीबीआई से जांच कराओ। क्या कहते हैं? सीबीआई की जांच कराओ। और सीबीआई में विद्यार्थियों, सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती है। वैसे तो स्वतंत्र निकाय है अपने आप में, पर व्यवहार में देखे तो केंद्र सरकार के अधीन। अब राज्य में भी बीजेपी, केंद्र में भी बीजेपी, और बीजेपी सरकार के खिलाफ आप जांच कराने की बात कर रहे हो, तो सीबीआई क्या जांच करेगी बताओ? क्या जांच करेगी? जो सरकार चाहेगी वही होता है ना ज्यादातर फैसला। हालांकि दोनों अपने आप में स्वतंत्र निकाय है, वो बात एक अलग है। तो सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट एक टिप्पणी करता है, और टिप्पणी क्या करता है कि सीबीआई की स्थिति वो है जिस प्रकार एक पिंजरे बंद तोते की होती है। किसकी होती है? पिंजरे में बंद तोता। तो सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक मामला हुआ था, कोयला होता है ना, कोयला, कोयला आवंटन खान का मामला था। उसमें कुछ विवाद हो गया था। तो उस मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, तो उस समय टिप्पणी की थी। और जब मैं सीबीआई पढ़ाऊंगा ना आपको, तो सीबीआई को पिंजराबंद तोता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंजराबंद तोता भी कहते हैं। लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कोयला आवंटन, सुप्रीम कोर्ट ने कोयला आवंटन घोटाला, एक केस चल रहा था। ये मामला लिख सकते हो, वाद लिख सकते हो, केस लिख सकते हो ना? कौन सा केस में? कोयला आवंटन घोटाला मामला, के मामले में सुनवाई करते हुए, सुनवाई करते हुए सीबीआई को, सीबीआई को पिंजरा बंद या पिंजरे में बंद तोता कहा, पिंजरा बंद तोते की संज्ञा दी। लिख लिया? आगे लिखो। एस आर बॉम्बई, एस आर बॉम्बई वर्सेज भारत संघ, एस आर बॉम्बई वर्सेज भारत संघ, वाद, वाद लिखो, मामला लिखो, बात एक ही। केस भी लिख सकते हो आप मामले की जगह। केस में, एक मिनट, एस आर बॉम्बई वर्सेज भारत संघ मामला 1994 का है। ये कब का है? 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एक संवैधानिक पीठ का गठन हुआ था उस समय भी, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि
अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 ब्रैकेट में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन के द्वारा राष्ट्रपति, एक मिनट वापस बोलना, राष्ट्रपति शासन के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियां, प्रदत्त शक्तियां सशर्त होगी। यह सशर्त है, सशर्त शक्ति है। कैसी है विद्यार्थियों? सशर्त। सुनिएगा मेरी बात, देखिए अनुच्छेद 356 किससे? अनुच्छेद 356 का संबंध है विद्यार्थियों राष्ट्रपति शासन से। किससे? राष्ट्रपति शासन। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति उस राज्य में क्या लगा देता है? राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तो ये राष्ट्रपति कई बार इसका दुरुपयोग करता है, ये सरकार के दबाव में आकर राष्ट्रपति को इसका दुरुपयोग करना पड़ता है। तो ऐसे मामले जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय, एक केस गया ऐसा ही मामला जो संविधान से रिलेटेड था, संवैधानिक मामला था। कैसा मामला था? संवैधानिक मामला था, जिस केस का नाम चला था विद्यार्थियों एसआर बॉम्बई वर्सेज भारत संघ। केस 1994 का केस था ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट जब अपना निर्णय देगा तो अकेला जज तो इसमें निर्णय देगा नहीं, इसमें विद्यार्थी जो निर्णय दिया जाएगा एक संवैधानिक पीठ के द्वारा दिया जाएगा। संवैधानिक पीठ का मतलब होता है कम से भी कम उसमें 5 न्यायाधीश शामिल होते हैं और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी उसमें शामिल होता है। तो ये संवैधानिक पीठ ने अपना निर्णय दिया था और अपने निर्णय में कहा था कि राष्ट्रपति को जो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की घोषणा वगैरह करने का जो अधिकार है वो उसका दुरुपयोग ना करे, वो उसे सशर्त प्रदान किया गया है। कैसे? सशर्त प्रदान किया गया है। तो आपको केवल इतनी बात याद रखनी का आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है और आर्टिकल 356 कौन से भाग का हिस्सा है? भाग 18। कौन से? भाग 18। तो ये बात कौन से निर्णय में कही सुप्रीम कोर्ट ने? एसआर बॉम्बे केस में कही। में कही एसआर बॉम्बे केस में बात कही थी। देखिएगा देखिएगा, मानव खोसला, अरे मैं फैक्ट लिखा रहा हूं केवल, मानव नाम है ये, मानव खोसला एवं अनंत पद्मनाभ एवं अनंत पद्मनाभ सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का दोहरा स्वरूप मानते हैं। कैसा स्वरूप मानते हैं? ऐसे पर्सन जिस दिन आएंगे ना उस दिन देखना बच्चे कहेंगे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से है, पूरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी फिर भी नहीं मिला। पढ़े ही नहीं उन्होंने, पढ़ाने वाले ही नहीं पढ़ाते इनको। बताओ आज तक पढ़ा है क्या आप लोगों ने ये सारी चीजें? या आपके जो मित्रगण पढ़ रहे हैं इधर उधर उनसे पूछ लेना पढ़ा है क्या आज तक ये बात? सुप्रीम कोर्ट का कैसा स्वरूप बताया इन्होंने? मानव खोसला और अनंत पद्मनाभ ने दोहरा स्वरूप बताया। पहला लिखो, एक विधिक संस्था के रूप में काम करती है। पहला क्या बताया? एक विधिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक विधिक संस्था है। और दूसरा लिखो, एक लोक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया? तो सुप्रीम कोर्ट को दोहरे स्वरूप विधिक संस्था और लोक संस्था के रूप में किसने बताया? मानव खोसला और अनंत पद्मनाभ ने बताया विद्यार्थियों। देखिएगा, एक विद्वान हुए जिनका नाम है उपेंद्र बख्शी, वो क्या कहते हैं? बख्शी ऐसे लिखते हैं, सही लिखा है क्या? क्या आएगा? उपेंद्र बख्शी।
उपेंद्र बख्शी। देखो, उपेंद्र बख्शी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अनंत नहीं, सुप्रीम कोर्ट अंततः गणराज्य के सुप्रीम कोर्ट गणराज्य के 32 वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया है। भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया विद्यार्थियों? उपेंद्र बख्शी ने दिया है कि अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारतीय उच्चतम न्यायालय बना है। यहाँ गणराज्य से क्या तात्पर्य है? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बन गया था, ध्यान रखना। उससे पहले भारत गणतंत्र नहीं था, उससे पहले भारत स्वतंत्र था। स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 के बाद में भारत को स्वतंत्र राष्ट्र कह सकते हैं हम। और 26 जनवरी 1950 से क्या कहेंगे? भारत को गणतंत्र कहेंगे। इसलिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्रता दिवस। और 15 अगस्त को भाग 17 पढ़ते हैं आप, हैं? भाग 17 पढ़ते हैं तो उसमें राजभाषा का उल्लेख मिलता है। तो राजभाषा का उल्लेख मिलता है तो उसमें एक आर्टिकल पढ़ते हैं 348। कौन सा? 348। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की भाषा के बारे में उल्लेख मिलता है। सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो कैसी होगी विद्यार्थियों? अंग्रेजी। देखिएगा, अनुच्छेद 348 अनुच्छेद 348 में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जिस देश की राजभाषा कौन सी हो, राष्ट्रभाषा कौन सी? हिंदी। और उस देश के न्यायपालिका में जो सर्वोच्च न्यायपालिका है या सेकंड सर्वोच्च न्यायपालिका, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उनमें जो भाषा है वो अंग्रेजी यूज। क्या लिखा है? अनुच्छेद 348 में यह प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। अंग्रेजी भाषा में होगी। तो विद्यार्थियों, आप चाहे हिंदी को कितना भी बढ़ावा दो, लेकिन जब भी आप अंग्रेजी भाषा से कितनी भी नफरत करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो ऑर्डर आप पढ़ेंगे तो आपको वो ऑर्डर किस में देखने को मिलेंगे। इसलिए इंग्लिश पर भी विशेष ध्यान दीजिए ताकि आपको पता लगे कब कब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने निर्णयों में क्या कहा है। अनुच्छेद 120 में क्या है? 121 में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलना बोलना हाँ, संसद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी। और 22 में न्यायपालिका में इनके बारे में संसद के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी। ठीक है, तो लिखो अनुच्छेद 121 अनुच्छेद 121 में प्रावधान किया गया है कि संसद में सुप्रीम कोर्ट पब्लिक हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के कर्तव्य निर्वहन में किए गए आचरण
कर्तव्य निर्वहन में किए गए आचरण के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। नोट नोट। लेकिन पद से हटाते समय की जा सकती है ना, लेकिन पद से हटाते समय की जा सकती है। भाई महाभियोग प्रक्रिया किस में चलेगी? संसद में तो चलेगी ना। अब इनको महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है तो उस समय चर्चा हो सकती है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर पॉलिटिकल साइंस किताब बताओ, मैं कहता हूँ मेरी किताब ले लो। लेकिन मेरी किताब एक गाइड है। क्या है मेरी किताब? गाइड है, ध्यान रखना। लेकिन बच्चे क्या सर ऑथेंटिक किताब बताओ, मैं कहता हूँ डीडी बसु की लेके आ जाओ। लेके आ जाओ, डीडी बसु की लेके आ जाओ। सर समझ में नहीं आ रही तो वापस मेरी पढ़ लो। बहुत कठिन लैंग्वेज होती है इनकी। बसु, देखो वैर बै बात एक ही है ना, बसु भी लिख सकते हो, बसु भी लिख। तो दुर्गादास बसु लिखो चाहे डीडी बसु लिखो, बात एक ही। तो लिखो डीडी बसु ने क्या कहा। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संसद की संप्रभुता का मतलब क्या है? जैसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, उसको संप्रभुता प्राप्त है, अर्थात उसके द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है उसको सब मानते हैं। सर्वोच्च है मतलब वो अपने आप। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च है। और भारत में तो संसद भी है, भारत में तो संसद भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है। तो ऐसी स्थिति में कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये न्यायपालिका सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च है? तो मैंने आपको कई बार बोला है परिस्थिति जन्य दोनों क्या है? सर्वोच्च है। क्योंकि संसद ने कोई कानून बनाया, संसद ने कोई कानून बनाया तो उसकी जांच कौन करेगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका उसमें संशोधन भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, या उसमें उसको निरस्त भी कर सकता है। लेकिन न्यायपालिका की शक्तियों में बढ़ोतरी कौन करता है? संसद करती है। करती कि नहीं करती? तो डीडी बसु कहता है कि हमारे भारत के संविधान में इतना शानदार प्रावधान कर रखा है कि जो संसद की संप्रभुता और न्यायपालिका की जो न्यायिक पुनरावलोकन वाली जो बात है, ये न्यायिक समीक्षा भी कह सकते हैं हम इसको। न्यायिक समीक्षा बोलो या फिर न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं इसको। मतलब अपने ही न्याय जो भी निर्णय दिए उनका वापस खुद पुनरावलोकन कर लेता है ना। तो इनके बीच में अच्छा समन्वय बताया गया है। किस किस के बीच में? संसद की संप्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन के बीच में जो अच्छा समन्वय बताया वो किसने बताया? डीडी बसु ने। लिखो डीडी बसु ने कहा कि हमारे संविधान में, डीडी बसु का पूरा नाम जरूर लिख लेना आप, है ना, दुर्गादास बसु। देखिए डीडी बसु ने कहा कि हमारे संविधान में संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता, एक पॉइंट तो क्या हो गया? संसदीय संप्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन होता है वो ना, आ नहीं होता, पुनरावलोकन के उपबंधों वाले उपबंधों वाले लिखित संविधान के बीच समन्वय किया है, समन्वय किया है, जो कि हमारे संविधान के रचयिताओं की, रचना है ना, रचयिताओं की अनूठी पहल है, अनूठी पहल है।
कहने का मतलब ये है कि संसद की संप्रभुता और जो न्यायिक पुनरावलोकन वाली बात है, इनके बीच में जो अच्छा कोऑर्डिनेशन दर्शाया गया है, वो जो संविधान की जिन्होंने रचना की उनकी एक अनूठी पहल बताया। समझ जाओगे, भाव को समझो, शब्दों पे मत जाओ आप। पहली बार वरिष्ठता का क्रम कब भंग हुआ था न्यायिक नियुक्ति में? अजीत नाथ रे को बनाया गया था उस समय पहली बार 1973 में, इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी उस समय। एक नोट डालो। कितने नंबर पे बना अजीत नाथ रे? कल लिखाई थी ना पूरी लिस्ट आपको? तक ऊपर जाऊं? हाँ, ये कहाँ है? जबरदस्ती ये है अजीत नाथ रे। लिखिएगा विद्यार्थियों, या तो वहां जगह हो तो वहां लिख लो, और वहां जगह नहीं तो यहाँ लिख लो। लिखो, पहली बार मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वरिष्ठता का क्रम वरिष्ठता का क्रम तोड़ा था। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वरिष्ठता का प्रावधान तोड़ा था, है ना? देखो विद्यार्थी, वरिष्ठता का क्रम तोड़ा था, और चौथे वरिष्ठ सदस्य नहीं, चौथे वरिष्ठ न्यायाधीश और चौथे वरिष्ठ न्यायाधीश अजीत नाथ रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। कौन से को बनाया गया विद्यार्थियों? चौथे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। देख लिया विद्यार्थियों? 1973 में एक फैसला आया था, बहुत बड़ा फैसला था। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार वाला बात था। उस बात को लेकर सरकार नाराज थी। किससे? न्यायाधीशों से, जो वरिष्ठ थे उनसे। तो उस समय उनको सबक सिखाने के लिए सरकार ने, हालांकि सरकार का कोई रोल नहीं होता इनको नियुक्ति में, लेकिन मैंने कहा ना, अप्रत्यक्ष रूप से रोल होता है। होता कि नहीं होता? नियुक्त तो कौन करेगा इनको? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन उस समय राष्ट्रपति ने विद्यार्थी जो नियुक्त किया ना, वो वरिष्ठ को नहीं किया। जैसे माना कि जेम्स सेलेट को करना चाहिए था, जेम्स सेलेट को नहीं किया, तो उसके बाद में सेकंड नंबर किसका आता है? के एस हेगड़े को आता है, इसको करना चाहिए था, इसको भी नहीं बनाया। तो फिर किसको बनाया? ए एन सॉरी ए एन ग्रोवर को बनाना चाहिए था, इसको भी नहीं बनाया। और चौथे नंबर पे थे विद्यार्थियों अजीत नाथ रे। ये चौथे नंबर पे थे विद्यार्थियों, और चौथे नंबर वाले को इनके ऊपर बना दिया। तो ऐसे में ये अपना स्वाभिमान नहीं खो सकते थे विद्यार्थियों, और इनको थोड़ा दुख हुआ, और लास्ट में जाके इन तीनों ने क्या दे दिया? दीपा दे दी। देखिएगा, एक मिनट, चौथे क्या लिखा था आपने? तीन का उल्लंघन, तीन सीनियरिटी का उल्लंघन करके चौथे को बनाया गया। नाम लिख लिया इनका? अजीत नाथ रे को बनाया गया था। ये तीन वरिष्ठ न्यायाधीश कौन थे, उनका नाम लिख लो आप, जिनका उल्लंघन किया, इग्नोर किया एक प्रकार से इनको। ये तीन वरिष्ठ न्यायाधीश निम्नलिखित थे जिनको इग्नोर किया: जेम्स सेलेट, दूसरा के एस हेगड़े, और ए एन ग्रोवर। नाम याद रखना विद्यार्थियों, कई बार पूछा जाता है।
अच्छे लेवल के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, छोटे लेवल के में नहीं बनता है। अच्छे लेवल के जो भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आपको इनका नाम जरूर मिलेगा। नाम क्या है इनका? JM सेलेट, KS हेगड़े और N ग्रोवर। और ये कौन से नंबर पे थे? चौथे नंबर पे थे। कौन? AN रे। कई बार ये AN रे आता है, उसके लिए भी रे की जगह कई बार राय मिल जाता है, अजीत नाथ रे या राय। देख लिया, लिखिएगा। इन तीनों ने, उक्त तीनों ने त्याग पत्र दे दिया था। इन्होंने क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया। लिखिएगा, नोट डालो, नोट। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। कौन सा केस? केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार। मामला या वाद 1973 में दिए गए फैसले के विरुद्ध, दिए गए फैसले के विरोध में सरकार ने इस वरिष्ठता के क्रम को इस वरिष्ठता के क्रम को भंग किया था। देख लिए, सरकार ने वरिष्ठता का क्रम भंग किया, मतलब सीनियर को बनाते आए ना। एक बार तो जब होगा और एक बार बाद में और हुआ था 77 में। MH एक। तो इसका तो पूछा ही जाता है समय, क्योंकि उसमें तो 10 का उल्लंघन हुआ था, तो 10 की लिस्ट तो नहीं आती भाई। ऑप्शन 3 आ जाते हैं, ये वाले तो आ जाते हैं। देख लिया। अब विद्यार्थियों, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी हम तुलना कर लेते हैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से। हेडिंग डालो, भारत और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तुलना। एक तरफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट लिखो, एक तरफ अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट लिखें। लिख लिया। पहला पॉइंट लिखो इसमें, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का वास्तविक न्याय क्षेत्र, वास्तविक न्याय क्षेत्र संघीय मामलों तक ही सीमित है। संघीय मामलों तक ही सीमित है। देखो विद्यार्थियों, यह संघीय मामलों का मतलब मैं बताता हूं। भारत में एक संघीय शासन व्यवस्था है। कैसी है? संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य। यानी कि नौसेनाओं से रिलेटेड कोई मामला हो गया, आर्मी से रिलेटेड कोई मामला हो गया, तो ऐसे में
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता है। अपील जरूर की जा सकती है, लेकिन प्रथम दृष्टया सुनवाई वो नहीं करता है। प्रथम दृष्टया सुनवाई कौन करता है? सैन्य कोर्ट बने हुए वो करते हैं। तो आप इसमें लिख, और इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें कोई भारत कोई राजदूत है, चाहे भारत में, भारत के बाहर, भारत का बाहर गया हो, तो उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उनके देश के कानून के अनुसार ही होती है, और भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो आपने लिखा है इसका न्यायिक क्षेत्र, वास्तव में इसका न्यायिक क्षेत्र क्या है? संघीय मामलों तक ही सीमित है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, संघीय मामलों तक सीमित नहीं होकर और भी ज्यादा उसका विस्तार है, लिखिएगा। जबकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट, इधर आ जाओ, जबकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का वास्तविक न्यायिक क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र न केवल संघीय मामले, न केवल संघीय मामले है, बल्कि नौसेना, कौमा समुद्री और राजदूतों के मामले भी शामिल है। क्या संघीय मामलों में सुनवाई करने का अधिकार भारत के सुप्रीम कोर्ट को है? है। क्या अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को है? है। लेकिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ये अधिकार मिले हुए हैं। कौन से? नौसेना वाला, समुद्री वाला और राजदूतों के मामले वाले, लेकिन भारत वाले को नहीं मिले हुए। अपना पूरा समुद्र अपना थोड़ी होता है, इनके कहीं भी किसी भी समुद्र के मामले में कुछ भी हो जाए कहीं भी दुनिया में, तो ये इनका कोर्ट सुनवाई कर सकता है, इनका खुद का कोर्ट। मतलब उस व्यक्ति के खिलाफ खुद के देश में भी कार्रवाई की जा सकती है। एक हो गया। दूसरा फैक्ट लिखो। देखो विद्यार्थी, अगर हम भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात करें, किसकी बात करें? अपील की बात करें, तो विद्यार्थियों भारत में जो अपील होती है ना, अगर कोई संवैधानिक मामला है, कौन सा? संविधान से संबंधित मामला है, तो उसकी अपील की जा सकती, की जा सकती। या कोई जनता का कोई मामला है, जन का कोई मामला, जन का मामला बोले तो कोई दीवानी मामला हो सकता है, कोई फौजदारी मामला हो सकता है, तो इनकी हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कर सकते हैं ना। लेकिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक प्रावधान कर रखा है कि केवल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में केवल संविधान से संबंधित मामले की सुनवाई की जा सकती है। तो अगर अपील के मामले में देखें तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। लेकिन वैसे अगर न्यायिक क्षेत्र के मामले में देखें तो अमेरिका को ज्यादा प्राप्त है कि नहीं? तो लिखिए इसमें, भारत वाला में लिखो, भारतीय सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय क्षेत्राधिकारिता में अपीलीय क्षेत्राधिकारिता में संवैधानिक अधिकारिता में संवैधानिक कौमा जन, मतलब लोग, अधिकार एवं आपराधिक मामले भी शामिल है, आपराधिक मामले भी शामिल है। देख लिया, आपराधिक मामले भी शामिल है, देख लिया। और अमेरिका में आ जाओ,
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय न्याय क्षेत्र में केवल संवैधानिक मामलों को शामिल किया गया है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में केवल संवैधानिक मामलों को शामिल किया गया है। देखो, भारत वाले में आ जाओ। भारत के सुप्रीम कोर्ट का भारत के सुप्रीम कोर्ट को व्यापक शक्तियां प्राप्त है। व्यापक शक्तियां प्राप्त है क्योंकि इसमें किसी भी मामले से संबंधित कॉमा किसी न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती है। देखो विद्यार्थियों, हमने जो बात करें अगर संसद की व्यवस्था की, तो हमने वो सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो ब्रिटेन से ग्रहण की है। लेकिन न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ग्रहण की है? अमेरिका से ग्रहण की है। लेकिन सेम ग्रहण नहीं किया, हमने संशोधन कर लिया, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर ली हमने। क्योंकि जिस प्रकार ब्रिटेन से हमने संसद वाली व्यवस्था ली है, लेकिन ब्रिटेन की संसद और भारत की संसद में बहुत अंतर है। जिस प्रकार हमने न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो अमेरिका से ग्रहण किया है, लेकिन अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट और भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसमें काफ़ी अंतर निकलता है सामने। तो इसकी शक्तियां तो कैसी है? व्यापक है। और इसमें आ जाओ इसमें आ जाओ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में। इसके पास इस तरह की शक्तियां नहीं है। इसके पास इस तरह की शक्तियां नहीं है। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? तो इसके पास सलाहकार क्षेत्राधिकार होता है। होता कि नहीं होता है? लेकिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ऐसा सलाहकार क्षेत्राधिकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लिखिएगा, भारत वाले में लिखो, यह एक सलाहकार न्याय क्षेत्र है। कैसा है? सलाहकार। यह एक सलाहकार न्यायिक क्षेत्र है। लिख लिया? अमेरिका वाले में आ जाओ, इसके पास कोई सलाहकार न्याय क्षेत्र नहीं होता है। अमेरिका में नहीं होता ऐसा कोई, है ना? देखो विद्यार्थियों, ये जो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है ना, हमने कहां से ग्रहण किया है? अमेरिका से ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया है? अमेरिका से ग्रहण किया विद्यार्थियों। लेकिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट और भारत के सुप्रीम कोर्ट में देखें तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, ये न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है वो सीमित है तो सही, लेकिन कैसा है? सीमित है। और इधर वाले को क्या है? व्यापक है। तो आप इस वाले में आ जाओ, भारत के सुप्रीम कोर्ट को सीमित न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। कैसा है? सीमित न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। सीमित न्यायिक समीक्षा का अधिकार है।
और अमेरिका वाले में क्या लिखोगे? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा के व्यापक अधिकार है। भारत वाले में लिखो, ये विधि के द्वारा कार्यवाही ये विधि के द्वारा, भारत वाले में, ये विधि के द्वारा कार्यवाही के तहत अधिकारों की रक्षा करता है। ये विधि के द्वारा कार्यवाही को ध्यान रखना विद्यार्थी, ये विधि के द्वारा कार्यवाही है ना, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करना। ये विधि के द्वारा कार्यवाही, तो आप इसको एक साथ पढ़ लोगे ना, ये विधि के द्वारा कार्यवाही, विधि द्वारा कार्यवाही के तहत अधिकारों की रक्षा करता है, लिख लिया। और इधर वाले में आ जाओ, ये विधिवत प्रक्रिया के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। न्याय क्षेत्र की बात करें विद्यार्थी, तो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा है? भारत, ध्यान रखना विद्यार्थियों, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट को जो न्याय क्षेत्र बता रहा है कि भाई आपका कौन सा न्याय क्षेत्र होगा, उसका उल्लेख संविधान में मिलता है। उसका उल्लेख किसमें मिलता है? संविधान में मिलता है। लेकिन भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसका जो न्याय क्षेत्र है, उसकी शक्तियाँ है, उसको संसद चाहे तो समय अनुसार बढ़ा सकती है, समय अनुसार बढ़ा सकती है, ध्यान रखना। देखिएगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र 138 में क्या है? यही है ना? हाँ, क्या लिखा है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र व शक्तियों को संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। मैंने कहा ना, कोई क्षेत्र ले लिया तो अपना उसका क्षेत्राधिकार बढ़ जाएगा, बढ़ाया जा सकता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र व शक्तियों को संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता विद्यार्थी। अमेरिका में जो संविधान में निश्चित कर दिया उसका क्षेत्र, वही उसका क्षेत्र फिक्स है। देखिए, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र व शक्तियां संविधान के द्वारा उल्लेखित की गई है, संविधान के द्वारा उल्लेखित की गई है, अर्थात भारत की तुलना में सीमित है। भारत में व्यापक है, वहां पे क्या है? सीमित है। देखो विद्यार्थियों, भारत में देखा होगा आपने, ये शायद पॉइंट शुरुआत में रह गया था, चलो ठीक रहा, जो आपको तुलना करवा दी, इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखो विद्यार्थियों, भारत में एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। कैसी? एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। लेकिन अगर वहां पे देखें हम विद्यार्थियों, अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका पाई जाती है।
अमेरिका की न्यायपालिका कैसी है? दोहरी। और भारत में कैसी है? एकीकृत। एकीकृत का मतलब ये वाला, लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेंगे सब। लिखो, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इंपोर्टेंट कर लेना इस फैक्ट को, मैं शुरुआत में लिखाना भूल गया था आपको सुप्रीम कोर्ट में, है ना। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट, जिसके तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट सभी हाई कोर्ट्स पर, सभी हाई कोर्ट्स पर, क्योंकि राज्यों में सर्वोच्च कौन होते हैं? हाई कोर्ट ही तो होते हैं ना। सभी हाई कोर्ट पर नियंत्रण रखता है। एक सामान्य इस पॉइंट से हट के बात कर रहा हूं। देखो, भारत के जितने भी लोग हैं उनके पास भारत की नागरिकता होती है। किसकी होती है? भारत की नागरिकता होती है। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो हमारे पास राजस्थान की कोई नागरिकता नहीं है, हमारे पास किसकी है केवल नागरिकता? पूरे भारत की एक ही नागरिकता है। लेकिन अमेरिका में अगर आप, जैसे अमेरिका में कोई प्रांत है, कोई सा प्रांत ले ले, माना कि वहां पर न्यूयॉर्क प्रांत है, कौन सा प्रांत है, तो आपके पास न्यूयॉर्क की भी होगी और अमेरिका की भी, दो नागरिकता होगी आपके पास। इसी प्रकार वहां पर न्यूयॉर्क में एक हाईकोर्ट होगा और अमेरिका का पूरे का सुप्रीम कोर्ट है। तो वहां पे अपनी अपनी जगह दोनों सर्वोच्च है। राज्यों का जो हाई कोर्ट होता है वो अपनी जगह क्या है? सर्वोच्च है। और हाई कोर्ट, वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी जगह सर्वोच्च है। यानी कि दोनों का अलग अलग प्रावधान है वहाँ पर। देखो, अमेरिका में लिखो, अमेरिका में दोहरी न्यायिक व्यवस्था है। मतलब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का वहाँ के जो हाई कोर्ट है उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है ना। दोहरी न्याय व्यवस्था, एक मिनट जमा नहीं, वापिस बोलना। अमेरिका में दोहरी न्यायिक व्यवस्था है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पास, है ना, इसके तहत अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट के ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति नहीं होती है। देख लिए, जो आपने एकीकृत न्यायपालिका लिखी ना भारत में, उसका एक चित्र बना लें। यहाँ पे लिख लो सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे लिख लो हाई कोर्ट्स और यहाँ पे लिख सकते हो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एकीकृत न्यायपालिका लास्ट बिंदु उस पर एकीकृत हो रहा है ना, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करता है हाई कोर्ट्स के ऊपर और हाई कोर्ट कंट्रोल करते हैं किसके ऊपर? अपने अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीन बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट और आ जाते हैं। ठीक है ना विद्यार्थियों। तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान है, बल्कि अमेरिका में कैसी है? दोहरी न्यायपालिका। वहाँ का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता, नियंत्रण नहीं रख सकता, लेकिन भारत में ऐसा रखता है। ठीक है, ये हो गया विद्यार्थियों भारत और अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, लिख लिया सबने? अब विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जो होते हैं ना उनके बारे में हम लिखा देते हैं। हेडिंग डालो आप, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, हेडिंग डाले अलग से, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता। लिखिएगा, भाई जजों का काम क्या है? जजों का काम क्या है? फैसला सुनाना। लेकिन वो मुकदमों की पैरवी तो एडवोकेट ही करेंगे ना भाई। कौन करेंगे? एडवोकेट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जितने भी होते हैं इनको तीन श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? तीन श्रेणी। लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट में, मनोज कोई बाहर आया उसको जाके बोल देना सर 10-15 मिनट फ्री हो। सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले
अधिवक्ताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 3 श्रेणियों में विभाजित या 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, बोल दिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। दूसरा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। और अन्य अधिवक्ता। अन्य अधिवक्ता कितनी श्रेणियों में बांटा गया है विद्यार्थियों? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 कौन कौन से? एक तो वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं, दूसरे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होते हैं, और तीसरे अन्य अधिवक्ता होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की पैरवी तो करेगा ना कोई ना कोई, तो सुप्रीम कोर्ट के ये जो एडवोकेट होते हैं ये पैरवी करते हैं। सबसे पहले लिखो, वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट बोलते हैं इनको। पहला लिखो वरिष्ठ अधिवक्ता, एक एक के बारे में लिखा देता हूँ। लिखो, तीन श्रेणियों में बांटा गया ना इनको, तो बेकायदा इनको सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता की मान्यता देता है। देखो, ऐसे अधिवक्ता, अधिवक्ता को एडवोकेट कहता है ना, ऐसे अधिवक्ता जिन्हें सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मान्यता देता हो, देख लिया। देखो, किसी ऐसे अधिवक्ता को, मतलब किसको वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है ना, मतलब वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाती है किसी ऐसे अधिवक्ता को जो ख्यात विधिवेता हो, मतलब प्रसिद्ध विधिवेता, कानून का अच्छा जानकार, जो, चलो वही शब्दावली लिख लेते, जो ख्यात विधिवेता हो। क्या हो? विधिवेता। ख्यात विधिवेता का मतलब है प्रसिद्ध, मतलब कानून का अच्छा जानकार। ख्यात विधिवेता का मतलब क्या? विधि मतलब कानून, वेता का मतलब है यहाँ पे जानकार, ख्यात मतलब बहुत ज्यादा जानकार, अच्छा जानकार। तो ख्यात विधिवेता को लेकर क्या लिखोगे? कानून का अच्छा जानकार, कॉमा या ओब्लिक लिख सकते हो, कानूनी मामलों में पारंगत हो, कानूनी मामलों में पारंगत हो, कॉमा संविधान का विशेष ज्ञान रखता हो, मतलब संविधान की भी नॉलेज होनी चाहिए उसको, संविधान का विशेष ज्ञान रखता हो। तो जो पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज रखता है उसको कानून की नॉलेज भी रखनी चाहिए, ताकि उसका पॉलिटिकल साइंस और मजबूत हो जाता है। तो आप संविधान की जानकारी रखते हो तो आपको कानून की नॉलेज भी होनी चाहिए, कानून की जानकारी रखते हो तो आपको संविधान की नॉलेज भी होनी चाहिए। हमारा संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, दोनों की चीज़। कई बार पूछा जाता है कानून बड़ा है संविधान बड़ा। जैसे भारत में पहले आईपीसी कानून चलता था, और एक भारत का पूरा संविधान है। भारत के संविधान में 395 आर्टिकल है, और आईपीसी में 511 धाराएं थी। तो बड़ा कौन हुआ? आईपीसी। नो, बड़ा तो संविधान ही है, ध्यान रखना। संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुसार ही किसी देश का शासन संचालित होता है, और उस देश में फिर व्यवस्थाएं बनाने के लिए वो कानून होते हैं। देखिएगा, इसके अलावा 2 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट में जज जाते हैं, एक बार से जाते हैं और एक बेंच से जाते। बार का मतलब वकील, तो इनका एक एसोसिएशन होता है बार, तो बार में इनका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक तो मेरी बात सुनो, मतलब इसको मान्यता कब कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट इसको मान्यता देता है। वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मान्यता कौन देता है?
सुप्रीम कोर्ट देगा। किसको देगा? ख्यात विधिवेता होना चाहिए, कानूनी मामलों में पारंगत होना चाहिए, संविधान का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और उसके पास बार की सदस्यता भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? देखो, बार की सदस्यता भी होनी चाहिए। देख लिया, बार की सदस्यता भी होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति को, मतलब ऐसा ख्यात विधिवेता है, कानूनी मामलों का पारंगत व्यक्ति है, संविधान का विशेष ज्ञान रखता है, बार में भी उसकी सदस्यता है। बार का बार में सदस्यता उनको ही होती है जिनको, जो वकील होते हैं, वकीलों को ही तो सदस्यता मिलेगी, बाकी अन्य को थोड़ी दे देगा। तो बार में उसकी सदस्यता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या बनाया जा रहा है? वरिष्ठ अधिवक्ता, एडवोकेट ही होता है ये भी। तो जब वरिष्ठ अधिवक्ता जा रहा है तो उसकी सहमति भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहमति भी होनी चाहिए। लिखो कोमा, उसकी सहमति भी होनी चाहिए, उसकी सहमति भी होनी चाहिए, सहमति भी होनी चाहिए। तो उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जा सकती है। आपने देखा होगा विद्यार्थियों, जब सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई चल रही है तो जज जो फैसला सुना रहा है वो अकेला जज फैसला नहीं सुना रहा है। 2 या 3 न्यायाधीश मिलकर सामान्य मामलों में फैसला सुनाते हैं, और संवैधानिक मामलों में तो 5 जने बैठे हैं सामने बेंच पे। कितने बैठे हैं? 5 जने बैठे हैं विद्यार्थियों। तो अकेला एडवोकेट जाके बहस थोड़ी करेगा, उसके साथ भी तो 2 4 5 7 जने जाएंगे, जाएंगे ही नहीं जाएंगे? माहौल बनाएंगे ना वो भी तो अपना। एक 4 5 उधर रहेंगे, 4 5 उधर रहेंगे, फिर बहस करेंगे, जनता बीच में बैठ रहती है। मूवी में देखा होगा ना कई बार आपने। तो इनके साथ भी विद्यार्थियों, ज्यादातर ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होते हैं इनके साथ। लेकिन कई बार वरिष्ठ अधिवक्ता अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए तो इनकी इसको आवश्यकता नहीं पड़ती। लिखिएगा आप, वरिष्ठ अधिवक्ता नोट डालो, नोट। वरिष्ठ अधिवक्ता मतलब ये वाले वरिष्ठ अधिवक्ता। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जो वकील काम करते हैं, मुकदमों की पैरवी करते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं, वरिष्ठ और अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड और अन्य अधिवक्ता, 3 टाइप के होते हैं। तो हम वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में उनको मान्यता कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है। कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है। और सुप्रीम कोर्ट में इनकी सहायता के बिना ये खुद जा सकते हैं। ये बात लिखाना चाह रहा हूं। देखो, वरिष्ठ अधिवक्ता बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के भी बहस में उपस्थित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से मिलने तो जाएंगे नहीं। काम क्या है इनका? बहस करना, चर्चा करना, मुकदमों की पैरवी करना। बहस में उपस्थित हो सकता है। लेकिन विद्यार्थियों, आपने देखा होगा भारत में सुप्रीम कोर्ट के नीचे बहुत सारे कोर्ट होते हैं। जैसे हाई कोर्ट हो गया, क्या हो गया? हाई कोर्ट हो गया। या इसके अलावा लोअर कोर्ट भी हो गया, जमाना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब एक सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट, किसी राज्य के हाई कोर्ट में या किसी राज्य के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर अगर पैरवी करता है विद्यार्थियों, तो वहाँ का जज तो खड़ा हो जाएगा बेचारा। वो कितनी नॉलेज होती है वहाँ का एडवोकेट को? बहुत सारी नॉलेज होती है उसको। फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है? लिखिएगा, वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता किसी अधीनस्थ कोर्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता किसी अधीनस्थ कोर्ट, पब्लिक ट्रिब्यूनल, अधिकरण। एक मिनट, आपने क्या लिखा है? किसी अधीनस्थ न्यायालय यानी कोर्ट और न्यायिक अधिकरण
ये कैसे अधिकरण होते हैं? न्यायिक अधिकरण। अधिकरण को ट्रिब्यूनल बोलते हैं। न्यायिक अधिकरण में बिना कनिष्ठ अधिवक्ता के, बिना कनिष्ठ, जूनियर है ना, बिना कनिष्ठ अधिवक्ता के पेश नहीं हो सकते। मतलब लोअर कोर्ट में इनको आना है तो कनिष्ठ अधिवक्ता को साथ में लाना होगा। ठीक लिया? अब आ जाओ दूसरा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, यानी कि अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट की जगह क्या लिख सकते हैं आप? अधिवक्ता। ऐसे लिखो, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो एडवोकेट के ब्रैकेट में लिख लो अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड। अब देखो विद्यार्थियों, ये ऐसे एडवोकेट होते हैं, आप जैसे अगर केस करना चाहते हो, मतलब अपील करना चाहते हो सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे तो आपका केस ये नहीं लेंगे, ये मना कर देंगे। कहाँ जाओगे आप? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के पास जाना पड़ेगा। ये जो एडवोकेट होते हैं ना, ये आपके मुकदमों का केस लेंगे आपके आपसे, और आगे जाके आपके जो भी दस्तावेज है सुप्रीम कोर्ट में जो भी पेश करने का काम है, ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड देखो, रिकॉर्ड से ही पता लग रहा है, यही करेंगे, ध्यान रखना। सुनवाई भी एक, मतलब अपने आपके मुकदमों की पैरवी भी यही करेंगे। लेकिन अगर इनको जरूरत पड़ती तो ये आ जाते हैं। देखिएगा, केवल इस प्रकार के अधिवक्ता ही, केवल इस प्रकार के अधिवक्ता ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं, रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं, रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं, पब्लिक अपील कर सकते हैं, रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं, अपील के कर सकते हैं, या किसी पार्टी की ओर से केस लड़ सकते हैं ना। पब्लिक किसी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकते हैं। देख लिया, मैंने कहा ना सुप्रीम कोर्ट में जो भी, एक हाई कोर्ट, जैसे माना कि एक हाई कोर्ट का वकील है, कहाँ का हाई कोर्ट का वकील, जाके सुप्रीम कोर्ट में बहस कर सकता है, नो डाउट। लेकिन जो रिकॉर्ड में जो दस्तावेज रखेगा वो इस यहाँ के जो एडवोकेट जो लिस्टेड है उन्हीं के नाम से रखेगा। मतलब हाई कोर्ट का वकील, जैसे माना कि मैंने एक हाई कोर्ट का वकील कर रखा, मैं हाई कोर्ट में केस हार गया तो कहाँ जाऊंगा? सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा एडवोकेट मेरे पास साथ जाएगा, लेकिन वहां पे जो रिकॉर्डेड काम होगा वो किसके नाम से होगा? इन्हीं के नाम से होगा। हमें एक और वकील करना पड़ेगा वहां सुप्रीम कोर्ट में, और इनकी फीस खतरनाक होती है, लाखों में होती है, लाखों में मतलब 40 लाख 50 लाख ऐसे होती है, और इनकी तो करोड़ों में होती है। ये तो आते ही नहीं, आते तो 2 मिनट के लिए आते हैं, सारा केस स्टडी करना वगैरह सब इनका काम होता है। ये तो 5 मिनट के लिए आते हैं, बोलते हैं और करोड़ों रुपए लेके चल जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा सलमान खान वाला मामला हुआ था, उसमें करोड़ों रुपए लेता था ये इधर वाले लोग, और ये वाले लाखों लेते हैं, और ये वाले लाखों और हजारों में, ये भी लाखों में लेते हैं लेने को। तो जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो इतने तो लगते ही पैसे। चलो जो भी है, अब आप लिखो तीसरा, अन्य अधिवक्ता। अन्य अधिवक्ता लिखो, ऐसे अधिवक्ता, अधिवक्ता मतलब वकील, ऐसे, ऐसे अधिवक्ता जिनका नाम अधिवक्ता एक्ट 1961, कानून बना हुआ है इनका ना, ऐसे अधिवक्ता जिनका नाम अधिवक्ता
एक्ट 1961 के अंतर्गत किसी राज्य की बार काउंसिल, वकीलों का एक संगठन होता है ना, बार काउंसिल में दर्ज होता हो किसी राज्य की जो बार काउंसिल होती है ना, उसमें इनका नाम दर्ज होता है, ध्यान रखना। देखो, ये किसी पार्टी की ओर से, ये किसी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकते हैं। पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकते हैं? पेश हो सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको इनके केस की नॉलेज ज़्यादा है। हार गए ना पहले हाई कोर्ट में, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ रहे, फिर हाई कोर्ट में आ रहे, 2 बार तो यही थे, और आगे भी फिर वो सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में समझा पाता है। मतलब पार्टी की ओर से पेश हो सकता है, बहस कर सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करना है तो डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर सकते। क्या लिख सकते, लिखा आपने? पार्टी की ओर से कोर्ट में पेश हो सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई भी दस्तावेज या मामला, मामला बोले तो केस है ना, कोई भी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, मामला बोले तो केस दायर करने का अधिकार नहीं होता है। केस दायर करने का अधिकार नहीं होता है। तो बताओ, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने का अधिकार किसको है? केवल है अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड को होता है। केवल केस दायर ये कर सकते हैं, केवल इनको होता है। भाई जहाँ भी अगर कोई रिकॉर्ड पेश करना है, अपील पेश करनी है, या पार्टी की ओर से, देखो ये दोनों काम किसका है? केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का है। लेकिन ये भी देखो पार्टी की ओर से पेश हो सकता है, ये भी पार्टी की ओर से पेश हो सकते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये भी पेश हो रहे हैं, ये भी पेश हो रहे हैं, हो रहे हैं ना। लेकिन ये साथ में दस्तावेज भी पेश कर सकते हैं, ये दस्तावेज पेश नहीं कर सकते हैं। दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, तो आपको इनके साइन करवाने ही पड़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा मामला हो जाता है, कोई संवैधानिक मामला हो जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी कई बार एडवोकेट से सलाह लेनी पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, तो मीटिंग में किसको बुलाते हैं? और ये बहस करवा लेते हैं। कई बार ये लड़ मरते हैं आपस में, तो फिर ये इनको बुलाते हैं, वो भी मीडिएटर के रूप में। साक्ष्य हो गया, केस दर्ज करना हो गया, अपील दायर करना हो गया, वो सब रिकॉर्ड होता है। ये कुछ भी नहीं करते, ये कभी कभी चल जाते हैं बस। ठीक है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट मेरी तरफ से आज कंप्लीट हो गया। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।